सो गुड मॉर्निंग क्लास। कल बेटा हम लोगों ने पढ़ा था मैग्नेटिक इंटेंसिटी के बारे में, ठीक है, मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी के बारे में। उससे रिलेटेड जो टॉपिक है वो नया शुरू कर रहे हैं। पहले थोड़ा सा देख लीजिए इसको। कल हम लोगों ने ये मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू जाई एच ये पढ़ा था, और ये जो कांस्टेंट है इसे हम लोगों ने कहा था कि दिस इज़ नोन एज मैग्नेटिक सस्केबिलिटी। ओके, ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है जो डिफ़ाइन करती है कि कोई भी मटेरियल है वो एक एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाएगा तो कितना इफ़ेक्ट होगा। ठीक है, कैसे इफ़ेक्ट होगा, कैसे उस पर रिस्पॉन्ड करेगा जब वो एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाएगा। तो ये किसी भी मैटर, किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसी पे बेस्ड मटेरियल को कितनी कैटेगरीज में रखा जाता है, आज इसके बारे में हम लोग को देखना है। तो योर नेक्स्ट हेडिंग इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। सो नेक्स्ट टॉपिक इज जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं, दैट इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। आपकी बुक में ये हेडिंग 5.6 है। ठीक है, दिस इज हेडिंग 5.6। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल जो बताई गई हैं वो कहा गया है कि सिर्फ सस्टेबिलिटी पे बेस्ड होती है। इसकी वैल्यू पे बेस्ड मटेरियल को क्लासिफाई किया गया है 3 ग्रुप्स में। ठीक है, उनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। फर्स्ट इज डायमैग्नेटिज्म, एक ये प्रॉपर्टी है। सेकंड इज पैरामैग्नेटिज्म एंड थर्ड इज फेरोमैग्नेटिज्म। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जिस तरह की होगी उसी अकॉर्डिंग कैरेक्टराइज किया गया कि डायमैग्नेटिज्म है, पैरामैग्नेटिज्म है या फेरोमैग्नेटिज्म है। अब ये होते क्या है वो देखते हैं। पहले वैल्यू देख लें कौन कौन सी किस कैटेगरी में होती है। डायमैग्नेटिज्म की बात कर रहे हैं जब कांस्टेंट की वैल्यू आपकी क्लासिफाइड डायमैग्नेटिज्म इफ़ साई इज़ नेगेटिव। ठीक है, इसकी वैल्यू अगर नेगेटिव है, देन अगर कांस्टेंट की वैल्यू नेगेटिव है देन वी नोन कि मटेरियल इज़ डायमैग्नेटिक। ठीक है, और अगर ये पॉजिटिव है बट स्मॉल क्वांटिटी है, पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है बट वेरी स्मॉल क्वांटिटी है या स्मॉल क्वांटिटी है, देन नोन इज पैरामैग्नेटिज्म। अगेन पॉजिटिव है बट इन द लार्ज वैल्यूज़ अगर दे रहे हैं तो ये कहलाएगा फेरोमैग्नेटिज्म। ठीक है, तो कल हमने कांस्टेंट मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी पढ़ा था। इसी पे बेस्ड क्लासिफाई किया जाता है मटेरियल्स को 3 कैटेगरी में, दैट इज़ डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिज्म। जब इस कांस्टेंट की वैल्यू माइनस होती है तो वो डायमैग्नेटिज्म कहलाता है। जब पॉजिटिव और स्मॉल वैल्यू देता है तो पैरामैग्नेटिज्म, और जब पॉजिटिव दे लेकिन लार्ज वैल्यू एक्वायर करे तो वो है फेरोमैग्नेटिज्म। ठीक है, अब ये होता क्या है एक बार बस डायमैग्नेटिज्म पहले हम लोग देख लें। फर्स्ट इज ठीक है, तो अपनी बुक में भी देखिएगा, वहीं से बता रही हूँ मैं। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आर दोज विच हैव टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम स्ट्रोंगर to the weaker part of the external magnetic field. In other words, unlike the way a magnet attracts metal like iron, it would repel diamagnetic substance. मतलब जैसे कि ये आप डायग्राम में देखिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आपकी बुक में डायग्राम 5.12 है। इसका जो ए पार्ट है वो डायमैग्नेटिक मटेरियल को शो कर रहा है कि ये अट्रैक्ट जो है फील्ड से, इसकी जो लाइंस निकल रही हैं वो इस तरह से होकर निकल रही हैं। ठीक है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो हैं वो इस तरह से होके निकल रही हैं। दैट मीन्स वो रिपेल हो रहा है, दूर भाग रहा है। डायमैग्नेटिक मटेरियल वो होते हैं जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाएं तो आयरन की तरह बिहेव ना करे, बल्कि उसके अपोजिट वो रिपेल हों। तो ऐसे कौन से मटेरियल होंगे जो अपोजिट बिहेव करेंगे और क्यों करेंगे? इनकी
जिनके लिए कांस्टेंट इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है वो होते हैं डायमैग्नेटिक। और डायमैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि जब वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाते हैं तो वो इस तरह की उनकी लाइन ऑफ फोर्सेज आती है, यानी कि वो रिपेल होते हैं। आयरन की तरह नहीं, लेकिन वो अट्रैक्ट नहीं होते, लेकिन वो रिपेल होते हैं। अब क्यों रिपेल होते हैं उसका रीज़न देखिए। फिगर 5.12 shows a bar of diamagnetic material placed in an external magnetic field। ठीक है, इसका रीज़न क्या है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन, अगर यहाँ पे बात करें कि जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है इनका जो इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिट में, जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है उसका अपना एक मैग्नेटिक मोमेंट होगा। ठीक है, उसका अपना एक मैग्नेटिक मोमेंट होगा। ये किसी एक एटम की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से बहुत जितने सारे एटम्स हैं उन सबके इलेक्ट्रॉन्स का अपना क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट होगा। ठीक है, तो ये जितना है इन डायमैग्नेटिक मटेरियल वो हैं जिनका रिज़ल्ट जो है, जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो ज़ीरो होता है। एक एटम की अगर हम बात करें, एक एटम में अगर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो इट मस्ट एक्वायर सम मैग्नेटिक मोमेंट। और आप पूरे मटेरियल की बात करें तो पूरे मटेरियल में बहुत सारे एटम हैं, हर एटम का अपना मैग्नेटिक मोमेंट है। लेकिन जो नेट, जो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट निकलता है, इसका इफ़ेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट निकलता है, वो क्या होता है? नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज़ ज़ीरो। अब जब इस तरह का मटेरियल जो है वो किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो कुछ जो एटम्स हैं वो इसकी डायरेक्शन में लाइन अप हो जाते हैं स्लो स्पीड से, और कुछ इसकी अपोजिट डायरेक्शन में लाइन अप हो जाते हैं विद द हाई स्पीड से। ठीक है, ये देखिए आपकी बुक में यहाँ पे लिखा है, when magnetic field is applied, those electron having orbital magnetic momentum in the same direction slow down and those in the opposite direction speed up। ठीक है, जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाती है, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, वो इलेक्ट्रॉन जिनका मैग्नेटिक मूवमेंट फील्ड की डायरेक्शन में है वो स्लो स्पीड ले लेते हैं, स्लो डाउन, और वो इलेक्ट्रॉन जिनका ऑर्बिटल मूवमेंट जो है अपोजिट डायरेक्शन में है फील्ड के, वो हाई स्पीड एक्वायर कर लेते हैं। ठीक है, यानी अपोजिट वाले हाई स्पीड ले लेते हैं। इसका मतलब जो रिजल्टेंट फील्ड हुई वो कहाँ हुई? मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट हुई। ठीक, जो अपोजिट वाले इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा हाई स्पीड लेते हैं, स्पीड अप हो जाते हैं, तो जो नेट आएगा उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट। ठीक है, इसीलिए जब उनको रखा जाता है मैग्नेटिक फील्ड में तो वो उससे दूर भागते हैं, ना कि उसके पास आते हैं। समझ में आया था? ठीक है, इसमें इस डायमैग्नेटिक मटेरियल का एग्जांपल दिया है बिस्मिथ, कॉपर, लेड, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, सोडियम। ठीक है, द मोस्ट एक्जॉटिक डायमैग्नेटिक मटेरियल आर सुपर कंडक्टर्स। जो सबसे जो आपके वो हैं आपके डायमैग्नेटिक मटेरियल्स, वो हैं आपके सुपर कंडक्टर्स। ओके, अब यहाँ पे इसको देखिए, वैसे एक बार फिर से देख लीजिए। कल हम लोगों ने ये मैग्नेटाइज पढ़ा था, इसकी जाई एच से है। जाई जो है वो एक कांस्टेंट है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है जो मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी कहलाती है। इसी पे बेस्ड है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, यानी इसकी कांस्टेंट की वैल्यू से डिपेंड करता है। अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव है तो मटेरियल होता है डायमैग्नेटिज्म, इसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव और स्मॉल है तो वो है पैरामैग्नेटिज्म, और इसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव और वेरी लार्ज क्वांटिटी है तो वो है फेरोमैग्नेटिज्म। तो पहले डायमैग्नेटिज्म देख लें। डायमैग्नेटिज्म में वो मटेरियल हैं जो आयरन की तरह नहीं बल्कि उसके अपोजिट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जब आते हैं तो वो रिपेल होते हैं, दूर भागते हैं, उनकी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस इस तरह से आती हैं। क्यों दूर भागते हैं इसका रीज़न देख लीजिए कि अगर कोई भी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, ठीक है, तो उसमें कोई भी एटम है तो इलेक्ट्रॉन उसमें होगा, वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा तो इट मस्ट एक्वायर सम मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, आपकी बुक में जो है वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम दिया है, तो बात वही कर रहे हैं हम लोग उसकी। ठीक है, तो उसका एक इलेक्ट्रॉन का ये होगा, तो बहुत सारे एटम्स होंगे, उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सब रिवॉल्व कर रहे हैं, तो टोटल जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा पूरे सब्सटेंस का, जितना बड़ा आपने सब्सटेंस रखा है उसका, वो क्या होगा? नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज़ ज़ीरो। लेकिन जब इस तरह का मटेरियल एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो जो इलेक्ट्रॉन जो ये मेन लाइन है इसकी,
जो इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में होते हैं फील्ड के, सेम टू फील्ड, वो स्लो हो जाते हैं, और जो अपोजिट टू फील्ड होते हैं वो स्पीड अप हो जाते हैं। ठीक है, अगर फील्ड की लाइन ये है तो इधर वाले स्लो हैं, और जो इधर वाले हैं वो क्या हैं, ज़्यादा हाई स्पीड एक्वायर कर लेते हैं। यानी कि फील्ड में रखने के बाद अपोजिट डायरेक्शन में नेट मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, इसी वजह से अपोजिट वाला ज़्यादा इफेक्टिव हो गया। इसका मतलब जिस तरफ फील्ड हमें चाहती है उस तरफ ना जाके हम उससे दूर भागते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये मटेरियल रिपेल होते हैं, ना कि अट्रैक्ट होते हैं। इसके कुछ एग्जांपल दिए हैं आपकी बुक में, बिस्मिथ, कॉपर, लेड, सिलिकॉन, और मोस्टली जो है डाईमैग्नेटिक मटेरियल को सुपर कंडक्टर भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपकी बुक में 5.6.1 है, पैरामैग्नेटिज्म की हेडिंग, सॉरी डाईमैग्नेटिज्म की हेडिंग। इसको एक बार बुक से पढ़ लीजिएगा। और इसी तरह से सिमिलर है पैरामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म, इसको पढ़ के फिर बताइएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं।